Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In my last video, I have discussed about my mains result और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अपने मिस्टेक्स के बारे में जिनकी वजह से मुझे लगता है कि शायद मेंस का जो रिज़ल्ट है वो मेरे फेवर में नहीं आया। उसमें कुछ कॉजेज़ हैं जो कि मुझे लगता है कि हाँ दे वर द मेन रीजंस, क्योंकि पेपर आने के बाद आपको पता होता है, आपने पेपर एनालाइज़ किया एंड देन यू रियलाइज्ड इट कि हाँ यहाँ पे शायद से हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स मैंने कर दी हैं जो कि शायद से मोस्ट प्रोबेबल मतलब मेजर रीजंस हैं ना होने की। तो वन ऑफ देम इज़ आई थिंक कि मेरा GS4 एथिक्स, क्योंकि GS4 एथिक्स में क्या हुआ था कि इस साल का पेपर भी था वो जनरली आया लेंदी था, और लेंदी पेपर होने का एक नुकसान ये था कि आपको क्वेश्चंस रीड भी करने थे और उनके साथ उनका आंसर्स भी मतलब उन्हें इंटरप्रेट भी करना था और उनके आंसर्स भी लिखने थे विद इन दैट 6 to 7 मिनट्स वाली विंडो। तो पेपर तो टफ था ही, एंड व्हाट आई डिड किया, आई स्टार्टेड फ्रॉम द थ्योरी पार्ट। आई स्टार्टेड फ्रॉम द थ्योरी वाला सेक्शन। तो थ्योरी वाले सेक्शन में हुआ क्या कि आई डिड 6 to 7 क्वेश्चन फ्रॉम 7 मिनट ईच, जो कि सही जा रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने ये सोचा कि शायद से मुझे केस स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज केस स्टडीज़ आर लाइक कि अ, उनमें मार्क्स जनरली अच्छे मिल जाते हैं कि हाँ आपको आउट ऑफ 28-9 एवरेज मिल जाता है। तो केस स्टडी मैंने करना चालू किया, बट केस स्टडी में हुआ क्या कि इस बार केस स्टडी में ऑप्शंस भी ज़्यादा थे, जनरली 4 से 5 ऑप्शंस थे। और उसके बाद हुआ क्या कि केस स्टडी में मैंने जनरली 20 मिनट्स ईच लगा दिया, जो कि बिल्कुल भी वायबल नहीं था। और 20 मिनट ईच के केस से फिर आप पेपर बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि केस स्टडीज़ का एक टाइम पीरियड होता है कि हाँ इसमें आपको कंप्लीट करना ही है, जो कि 15 मिनट होता है। बट आई टुक नियरली 20 मिनट्स, जिसकी वजह से हुआ ये कि 2 आवर्स मेरे लग गए केस स्टडी में। नियरली इतना ही लग गया था, और उसमें भी मेरा हुआ ये था कि मेरे लास्ट वाली जो केस स्टडी थी वो कंप्लीट हो नहीं पाई थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे थ्योरी के 2 क्वेश्चंस बिल्कुल ही कोरे छूट गए थे। और GS4 कंप्लीट ना होना, उसके बाद आप ये नहीं मतलब मान के चल सकते कि हाँ आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी मुझे होप थी, क्योंकि जो मैंने बाकी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे थे वो मैंने काफ़ी अच्छे से अटैम्प्ट करे थे, मतलब राइटिंग भी अच्छी मेंटेन करी थी और कंटेंट भी जो डिज़ायर्ड कंटेंट था वो मेंशन किया था। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो पेपर 2 था ऑप्शनल का, ये मुझे लगता है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था सिलेक्शन ना होने का, मुझे लगता है। क्योंकि मेरा ऑप्शनल है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में जनरली 2 पेपर होते हैं, और सोशियोलॉजी और GS मेंस के बीच में ना जनरली 5 दिन का गैप होता है। और उस 5 दिन के गैप के बाद हमें पहले देना होता है लैंग्वेज पेपर, जो कि कंपलसरी होता है, और उसके बाद नेक्स्ट डे होता है हमारा ऑप्शनल का पेपर। तो उन 5 दिन में से मैंने पेपर 1 को नियरली 4 डेज़ डिवोट कर दिए थे। अब 4 डे डिवोट मैंने पेपर 1 को कर दिए थे, और उसके बाद मैंने लास्ट जो 5th डे था उस दिन मैंने लैंग्वेज का पेपर भी किया, क्योंकि लैंग्वेज पेपर में जो हिंदी कंपलसरी पेपर था उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि ये आउट ऑफ प्रैक्टिस हुआ पड़ा था और इसकी प्रैक्टिस मैंने जनरली मतलब करी नहीं थी। तो एक ये था, उसकी वजह से पेपर 2 मैंने एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दिया नहीं। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि मेरा पेपर 2 आया भी टफ, क्योंकि ऑप्शनल में हर साल ये होता है कि अगर एक पेपर इजी आता है तो उसका सेकंड पेपर, दूसरा पेपर टफ आता ही आता है। और यहाँ पे हमारा पेपर 2 जो था वो थोड़ा टफ आ गया। टफ इन द सेंस कि वो करंट बेस्ड था, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत कम था जिसमें स्टैटिक क्वेश्चंस थे। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस करंट बेस्ड थे, और करंट बेस्ड में दिक्कत ये होती है कि आपको थिंकर्स नहीं मिलते राइट करने के लिए, तो आप जनरली जो आंसर लिखते हो वो थोड़ा सा GS लाइंस पे हो जाता है। और मेरे साथ भी वही हुआ, पेपर तो ऑल तो मैंने कंप्लीट कर लिया था, बट क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाई थी। एंड पेपर 1 थोड़ा लेंदी था, तो पेपर 1 में एक क्वेश्चन मेरा 20 मार्कर छूट गया था। तो ये मुझे लगता है कि ये दोनों मेजर रीज़न थे जिनकी वजह से शायद से रिज़ल्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाया था मेंस का। इसके अलावा लेकिन कुछ जो
माइनर रीजंस थे, मतलब माइनर आप ये कह सकते हो कि हाँ वो शायद से एक साइकोलॉजिकल लेवल पे जिन्होंने थोड़ा सा इम्पैक्ट डाला था, वो था मेरा जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, कि मैं पेपर ही कंप्लीट नहीं पाया था टाइम पे। और उससे पहले जब मैं प्रैक्टिस भी कर रहा था तो उस दौरान भी हो ये रहा था कि मुझे नियरली 3.5 घंटे लग रहे थे अपना ऑप्शनल कंप्लीट करने में, इवन बिफोर 2 वीक्स ऑफ द एग्ज़ाम। सो मुझे लगा था कि शायद से हो सकता है कि मैं एग्ज़ाम हॉल में ये टाइम पीरियड मैच कर लूँगा, बट वो टाइम पीरियड उतना मैच नहीं हो पाया था जितना एक्सपेक्टेड था मुझे। तो या ये एक रीज़न था। और हुआ ये एक एक जो मुझे लगता है कि एक स्ट्रेस डेवलप हो गया था इन दो 3 मंथ्स, जो कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम पीरियड था। उसमें ये हुआ था कि मैं आउटकम बेस्ड हो गया था बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से ऑफ कोर्स स्ट्रेस लेवल भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ, है ना, कि हाँ रिज़ल्ट फेवर में होगा नहीं होगा, अभी मुझे ऑप्शनल कंप्लीट करना है, आंसर राइटिंग करनी है, टाइम मेरा बिल्कुल भी 3 आवर्स में मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो वो सारी चीज़ें थी। उसके अलावा ड्यू टू दैट हाई एक्सपेक्टेशन आई स्टार्टेड स्टार्टिंग 12 to 14 hours ऑन अ डेली बेसिस इन दोज 3 मंथ्स। तो उसकी वजह से वो ये था कि ये प्रैक्टिकल है नहीं, मतलब इन अ लॉन्ग टर्म। तो ये ऑप्शन तो आई थिंक कि किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए कि 12 to 14 hours लॉन्ग टर्म में यू शुडंट फॉलो इट, है ना, अदरवाइज इट विल क्रिएट एनजाइटी फॉर यू। और उसके अलावा कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, आप 3 दिन 4 दिन करोगे, बट लॉन्ग टर्म में ये आपको नेगेटिव बेनिफिट ही देगा। बट कुछ लोग करते हैं, वो उनका अपना पर्सनल वो है कि हाँ दे कैन डू इट। और ये भी था कि उन दोज 3 मंथ्स ना आई डिडंट डू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो वो एक चीज़ थी कि हाँ आप बिल्कुल आप पूरे टाइम जो है वो सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हो। तो ये एक रीज़न है, मुझे लगता है कि हाँ नॉलेज की कमी नहीं थी, इट्स जस्ट दैट कि आपका मेंटल कहते हैं ना कि व्हाट आई विल से कि वो मेंटल ब्लॉकेज हो गया था इन एग्ज़ाम हॉल ड्यू टू दैट लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रेस ऑफ दोज 3 मंथ्स। तो ये एक कॉज था। और इसके अलावा ये मेन रीजंस थे। और इसके अलावा जो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और रीज़न है अभी, जब तक रिज़ल्ट नहीं आता। आपका जब मेंस के मार्क्स आएंगे उसके बाद पता चलेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे कितनी कमी रह गई थी, किस पेपर में कितनी कमी रह गई थी। उसके बाद ही ये चीज़ पता पड़ पाएगी कि हाँ कहाँ पे आप लैग कर रहे थे। इसके अलावा जो मेरी कमियाँ थी एथिक्स और ऑप्शनल, उन पे ऑफ कोर्स आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोज थिंग्स, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके रिज़ल्ट को बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। एंड इन माय प्रीवियस केस इन्होंने बिगाड़ दिया। तो एथिक्स वाले केस में तो या आई हैव स्टार्टेड यू नो मैंने रिवीजन अभी वापस से कंप्लीट करी है। एंड आई स्टार्टेड डूइंग PYQs, क्योंकि इस साल के पेपर में एक 10 मार्कर एज इट इज़ 2017 से शायद से उठ के आ गया था। कोटेशन था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। और तो इसमें PYQ, क्योंकि PYQ में आपको पता चल जाता है कि कई बार अगर 10 मार्कर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उन्हें मिस नहीं करोगे, कि जिनमें मतलब आप यू कैन स्कोर 7 to 8 मार्क्स। और ऑप्शनल इज़ लाइक कि 500 नंबर आपके हाथ में है, और इन 500 में से इट्स अप टू यू कि हाउ मच यू कैन स्कोर। सो और ऑप्शनल में भी PYQs रिपीट होते हैं। सो आई एम फोकसिंग ऑन PYQs एंड आई ऑलरेडी कंप्लीटेड माई पेपर 1 इन दैट लास्ट 2 मंथ्स। सो ये इन चीज़ों पे मैंने वर्क करना चालू किया कि जो मेरे लूप होल्स रह गए थे इस लास्ट टाइम। सो या अभी ऑफ कोर्स ये वाला लास्ट अटेम्प्ट खराब हुआ है, दैट डजंट मीन कि आई गेव अप और समथिंग लाइक दैट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड